हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का सेट नंबर 3 है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है। जो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर की जो साइकिल होती है, जो चक्र होता है, उसमें कह रहा है कि क्या शामिल होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, हमें क्या है कि सबसे पहले हमें डेटा को इनपुट करना होता है ना, तो इस तरह से प्रोसेस होती है। सपोज दैट ये आपके साइकिल चलेगी, इस तरह से साइकिल चलती है। सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग जो हैं, क्या करते हैं, पहले हमको इनपुट देना होता है ना? सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। फिर इनपुट जो जाता है वो क्या होता है, जो हमने डेटा इनपुट किया है, वो होता है प्रोसेस। फिर प्रोसेस होकर डेटा क्या होता है, हमको एज़ अ रिज़ल्ट या आउटपुट के तौर पे हमें दिखाई देता है। तो पहले इनपुट करते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर जो होती है आउटपुट आता है, हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है? जिसे हम संसाधित परिणाम भी कहते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, इसमें जो दोस्तों प्रोसेसिंग होती कहाँ है, सीपीयू में होती है। सीपीयू का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वो किसकी फुल फॉर्म होती है? आपकी सीपीयू की होती है। और सीपीयू को और क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आपका सीपीयू को कहा जाता है। ये बात को याद रखेंगे। दोस्तों, ये सीपीयू जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सीपीयू में 3 चीज़ें होती हैं। क्या-क्या होता है? एक आपका होता है एमयू, दूसरा होता है आपका सीयू और एक आपका होता है एएलयू। एमयू का मतलब दोस्तों होता है मेमोरी यूनिट। सीयू का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट और एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक, ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, लॉजिक यूनिट। ये पूछा जाता है कि सीपीयू किन-किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर लिख लेंगे यूनिट। तो सीपीयू में क्या-क्या होता है, अब आप जान चुके हैं। एमयू होता है मतलब मेमोरी यूनिट, सीयू होता है मतलब कंट्रोल यूनिट और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये एमयू का काम क्या होता है, सीयू क्या काम करता है और एएलयू क्या काम करता है, इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है? देखो, जो हमने उन्हें जो डेटा इनपुट किया है, उस डेटा को स्टोर होने देता है। ये क्या करता है, मेमोरी यूनिट जो है, वो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो भी हम लोगों ने डेटा दिया या किस प्रोग्राम का क्या काम होता है, उसको मैनेज कौन करता है? उसको मैनेज कंट्रोल यूनिट करता है कि भैया हम लोगों ने कोई डेटा दिया, अब डेटा किस प्रकार का गया है, तो किसका क्या काम होगा, किस प्रोग्राम को क्या काम करना होगा, ये कंट्रोल यूनिट देखता है, इस चीज़ का देखता है। इसीलिए जो है ना, ये मैनेज करता है। इसीलिए सीयू को जो है मैनेजर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीयू को कहा जाता है, इट मीन्स कंट्रोल यूनिट को। और आपकी जो अरिथमेटिक जो ऑपरेशन करती है, जो काम करते हैं ऑपरेशन, वो कौन करता है? एएलयू करता है। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? बाकी ये प्रोसेस होता है तो क्या होगा, सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है उसका, फिर हमको जो है, जो चाहिए होता है वो आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। तो इसका ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लियर? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? तो ई कॉमर्स क्या है कि आप जानते हैं कि आजकल ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है ना, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ को खरीदना और बेचना, ये आपका क्या होता है, ई-कॉमर्स कहलाता है, ठीक? ई-कॉमर्स के कुछ एग्ज़ाम्पल में देखें, जैसे कि हम कहें ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करना एक आपका ई-कॉमर्स का एग्ज़ाम्पल है। इसके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, है ना? ये सब क्या है, ई-कॉमर्स ही तो है। ऑनलाइन ऑक्शन होना, कोई चीज़ ऑनलाइन आप किसी चीज़ की बोली लगा रहे हैं, है ना? ऑक्शंस, ये सब क्या है, आपका ई-कॉमर्स है। इसके अलावा आपका इंटरनेट बैंकिंग जो है, ये सभी आपके, और इसके अलावा और भी कहीं, जैसे कि ऑनलाइन हम लोग टिकट खरीदते हैं, है ना? ऑनलाइन मूवी की टिकट, ट्रेन की टिकट या फ्लाइट्स वगैरह की ऑनलाइन टिकट जो है, वो आपका क्या है, ये जो सब है ई-कॉमर्स ही तो है। तो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से
चीज़ों का खरीदना या बेचना जो है आपका क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। तो कंप्यूटर उत्पाद को खरीदना एवं बेचना ये गलत। वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध ना हो, ऐसा थोड़ी ना है। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना और बेचना ये भी नहीं। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ये आपका क्या है, ई कॉमर्स होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ई कॉमर्स होता क्या है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अभी अभी अब उन्होंने जाना, सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू की फुल फॉर्म है। इस बात को भी हम लोग जानते हैं। और हम लोग जानते हैं कि सीपीयू किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सीपीयू जो है एमयू से मिलकर बना होता है। सीपीयू में सीयू होता है और सीपीयू जो है एएलयू से मिलकर बना होता है। जिसमें से एमयू का मतलब है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। सीयू का मतलब है आपका कंट्रोल यूनिट। चीज़ें जितनी बार आएंगी उतनी बार बताएंगे ताकि आपको बार बार याद हो जाए। और आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर। सीयू को जो है हम दोस्तों, इसको जो है हम लोग जो है मैनेजर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मैनेजर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, सीयू को। जबकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू इज ए राइट आंसर। क्लियर। बाकी कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस ये सभी क्या है, हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर हैं। कीबोर्ड और माउस जो हैं वो ये दोनों इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस। जबकि मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है। दोस्तों रोम किस प्रकार की मेमोरी है यहाँ पर ये पूछा है। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पूरा जानेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी जो है दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। इस बात को याद रखेंगे। एक होता है दोस्तों आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसे हम दोस्तों अथवा मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे। या तो प्राइमरी मेमोरी बोल लो या मेन मेमोरी, यही होती है। दूसरी होती है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या इसको जो है ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अभी दोस्तों प्राइमरी मेमोरी है, इसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्राइमरी मेमोरी पुनः 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से आपका दोस्तों एक होती है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी या इसको जो है हम दोस्तों नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरी होती है दोस्तों टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है। या इसको जो है वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पशील होना अर्थात उड़ जाना। और नॉन वोलाटाइल मतलब जो नहीं उड़ती है, अर्थात जो परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात परमानेंट बनी रहती है ना। इस प्रकार की मेमोरी जो है आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसका डेटा जो है पावर सप्लाई बंद होने पर भी बना रहता है। इसके अंतर्गत जो दोस्तों आपका आता है रोम। रोम का मतलब होता है दोस्तों आपका यहाँ पर लिख देते हैं रैंडम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है रोम की फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जाती है। क्लियर। और रोम दोस्तों जो है आपकी 3 प्रकार की होती हैं। रोम जो है पुनः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से आपका दोस्तों पी रोम, एक आपका इसी में ई पी रोम और ई ई पी रो। पी का मतलब है यहाँ पर दोस्तों प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, इनके भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। क्लियर। और जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, अर्थात कहने का मतलब रोम जो होती है ना, रोम का डेटा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसमें ना ही हम इरेज कर सकते हैं, है ना, इसका डेटा एज इट इज बना रहता है। और ये जो आपका टेम्परेरी मेमोरी है, ये भी पुनः दो प्रकार की होती हैं। इसमें से आपका कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी, और आपका रैम। रैम मतलब दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका रैम होता है। रैम भी दोस्तों पुनः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है दोस्तों डायनामिक रैम, इस बात को भी याद रखेंगे, डायनामिक रैम। और एक आपका स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम। क्लियर। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी मेमोरी, रोम क्या है? तो रोम रोम आप समझ गए कि रोम क्या होती है। रोम एक परमानेंट मेमोरी है, अर्थात नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, अर्थात कहें ऐसी मेमोरी है जो परिवर्तित नहीं होती, या यूं कहें गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, या इसको जो है हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, आप तो जान चुके हैं रोम के बारे में। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी भी होती है, और ये आपकी गैर परिवर्तनशील होती है। गैर परिवर्तनशील का मतलब जो ना बदले, अर्थात तो जो परमानेंट रहे। ठीक है, तो आपका ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी बातें सही हैं रोम के मामले में। क्लियर, समझ में आया होगा कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे इनपुट डिवाइस हैं? दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस। दोस्तों अगर हम कंप्यूटर की डिवाइस की हम बात करें, इसको भी जान लेते हैं कि कंप्यूटर की क्या डिवाइस होती हैं। अगर हम कंप्यूटर की डिवाइस की हम बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर की डिवाइस जो है वो दो ही तो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है इनपुट डिवाइस, और दूसरी होती है आपकी आउटपुट डिवाइस। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस में कौन-कौन सी डिवाइस आ जाती हैं? दोस्तों आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा दोस्तों आपकी आती है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होती हैं, है ना? ये बात भी याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की डिवाइस है। तो कंप्यूटर में कुछ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी होते हैं, और पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस के अंतर्गत कौन-कौन सी आ जाती है? तो माउस जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या है आपकी, है तो इनपुट डिवाइस। किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। इसके बाद आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक जो है आपकी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा दोस्तों जो है आपकी इनपुट डिवाइस में आ जाती हैं कुछ पिक डिवाइस। पिक डिवाइस, ठीक, पिक डिवाइस में कौन-कौन सी डिवाइस आ जाएँगी? आपका लाइट पेन, जो उठाकर, पिक मीन्स उठाकर, ऐसी डिवाइस जिसको हम उठाकर चलाएँ, यूज़ करें। तो पेन, लाइट पेन हो गया। टच स्क्रीन, ये क्या है? ये सभी स्क्रीन डिवाइस हैं, वो सॉरी इनपुट डिवाइस है। और किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? पिक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा दोस्तों आपकी होती है ऑडियो इनपुट डिवाइस, है ना? हम बोलकर कुछ चीज़ों को भी इनपुट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका आ जाता है वॉइस रिकॉग्निशन। आपका वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक, क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। आपका साउंड कार्ड, साउंड कार्ड क्या है? साउंड कार्ड दोस्तों इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है? ऑडियो इनपुट डिवाइस है ना, बोलकर हम लोग करते हैं। फिर इसके अलावा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस भी आ जाती है, और इसके अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका स्कैनर क्या है? स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। और किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इस बात को भी याद रखेंगे। OCR, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, सॉरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ये आपका क्या है? आपका एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, ये आपका क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आपका क्या है?
रीडर बोलें या रिकॉग्निशन कह लें, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। और किस प्रकार के इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। और इसके बाद आपका आता है ओबीआर। ओबीआर का है आपका ऑप्टिकल बारकोड रीडर, है ना। जो मॉल वगैरह में जाते हैं बारकोड को स्कैन करते हैं, वो ओबीआर होता है। उससे हम इनपुट ही तो देते हैं। तो ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। और आपका पीसीआर, पीसीआर का मतलब है दोस्तों पंच कार्ड रीडर। तो ये सभी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा दोस्तों इनपुट डिवाइस में आपकी एक आ जाती है वीडियो इनपुट डिवाइस, है ना। वीडियो इनपुट डिवाइस, हम लोग वीडियो भी तो बनाते हैं तो इनपुट जाता है। तो वीडियो इनपुट डिवाइस आता है जिसके अंतर्गत जो है आपका वीडियो कैमरा, वीडियो कैमरा जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। आपका डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा। तो ये सारी दोस्तों क्या है कि इनपुट डिवाइस है। बाकी आउटपुट डिवाइस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब आउटपुट से रिलेटेड आएगा। क्लियर? तो ये देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है सभी। इसी से इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं माउस आपका क्या है। माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक। और किस प्रकार का? ये पॉइंट पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड आपका आपका एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है? अभी अभी हम लोगों ने जाना था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। जो डेटा इनपुट दिया उसका होता है प्रोसेस। प्रोसेस हुआ और जो फिर प्रोसेस के बाद क्या आ जाता है, हमारा आउटपुट आ जाता है ना। आउटपुट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। जो हम चाहते हैं वो हमको दे देता है आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इस मॉनिटर कह सकते हैं या एलईडी, जो भी आपका यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है? ये आपका आउटपुट कहलाता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। लिनक्स के बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके अंतर्गत जानेंगे लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये है क्या, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक। एक्चुअली क्या है कि दोस्तों कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा दोस्तों होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक होता है दोस्तों आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, ये क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों पुनः 3 प्रकार के होते हैं। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो पुनः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसी में होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो होता है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जो दोस्तों ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें से आपका होता है एक ओपन ओपन सोर्स सॉफ्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपका क्लोज सोर्स ओपन सॉफ्टवेयर, ठीक। एक होता है ओपन सोर्स ओएस और एक होता है आपका क्लोज सोर्स ओएस। ओपन सोर्स ओएस और क्लोज सोर्स ओएस में अंतर क्या होता है दोस्तों? ओपन सोर्स जो होता है, ओपन का मतलब खुला, सबके लिए भैया खुला है, आओ सबके लिए ये है, ले जाओ। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री होते हैं और इसमें सबके लिए फ्री मतलब यूजेबल होता है, कोई भी इसका इस्तेमाल करता है। क्लोज सोर्स का मतलब होता है बंद, है ना, बंद सोर्स वाले।
तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको शुल्क देना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर लेने के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात समझ में इनमें अंतर क्या होता है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके आ जाते हैं आपका लिनक्स। लिनक्स क्या है? अब आप समझ गए कि लिनक्स जो है एक सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कौन-सा सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसमें भी अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा दोस्तों एंड्रॉयड ओएस, गूगल कंपनी का एंड्रॉयड ओएस जो है, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एंड्रॉयड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये आपका ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें क्लोज़ सोर्स सिस्टम में क्या आएगा? आपका विंडोज़, है ना? विंडो को आप यूज़ करते हैं तो आपको पे भी करना पड़ता है, ठीक है? और आपका आईफ़ोन कंपनी का आईफ़ोन ओएस, एप्पल कंपनी का आईफ़ोन ओएस जो है, ये क्या है? ये आपके क्लोज़ सोर्स है, अर्थात इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि लिनक्स क्या है? लिनक्स जो है आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात समझ में आई होगी। लिनक्स की अगर हम बात करें तो लिनक्स जो है, इसकी खोज किसने की? लिनक्स की अगर खोज की अगर हम बात करें, तो इसकी खोज जो है दोस्तों लिनेस टोरवाल्ड ने की। किसने की? लिनेस टोरवाल्ड। इस बात को भी याद रखेंगे। लिनेस टोरवाल्ड ने जो है लिनक्स की खोज की, ठीक है? और इसका मास्कोट क्या है? इसका जो मास्कोट जो है, वो आपका टक्स नाम का एक पेंगुइन है। टक्स इसका लिनक्स है, ये एक आपका क्या है? पेंगुइन। ठीक, टक्स एक पेंगुइन है, ये इसका एक मास्कोट है ना? सिंबल कह सकते हैं या इसका जो लोगो चिन्ह कह सकते हैं, इसका क्या है? आपका टस्क। ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और लिनक्स होता क्या है? ये क्या सिंगल यूज़र होता है या मल्टी यूज़र? ये यूज़र्स के आधार पर अगर हम देखें तो ये मल्टी यूज़र है। एक साथ इसको कई लोग यूज़ कर सकते हैं, ये मल्टी यूज़र है। तो ये भी याद रखेंगे लिनक्स भी क्या किस प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये मल्टी यूजर है, कई लोग इसको काम कर सकते हैं और लिनक्स को अपने हिसाब से लोग एडिट कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जैसा वो चाहता है यूजर वैसा ये कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या बन सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से? तो हम बात करते हैं, एक आप देख लेंगे यूनिक्स। यूनिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिक्स एक क्या है? यूनिक्स भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी अगर यूनिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिक्स जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित, इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित प्रथम ओएस है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? वो आपका यूनिक्स है। कौन सा है? यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यूनिक्स की बात करें, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जो है 2 व्यक्तियों ने मिलकर की, आपके केन थॉमसन केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। इस बात को भी याद रखेंगे। डेनिस रिची इन 2 ने मिलकर जो है यूनिक्स की खोज की। ये यूनिक्स है क्या? ये नेटवर्क तथा संचार हेतु निर्मित पहला सॉफ्टवेयर है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क तथा संचार हेतु या हेतु का मतलब के लिए निर्मित पहला सॉफ्टवेयर पहला सॉफ्टवेयर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आपको कम्युनिकेशन करने के लिए निर्मित पहला सॉफ्टवेयर कौन-सा बनाया गया था? यूनिक्स बनाया गया था, इस बात को याद रखेंगे। और ये भी आपका मल्टी यूज़र है, ठीक है? मल्टी यूज़र आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्लियर? तो बढ़ते हैं, आंसर तो इसका हो गया है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन तंत्र कौन-सा है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है? तो वो आपका दोस्तों एमएस डॉस है। एमएस डॉस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रो कंपनी द्वारा बनाया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो ये आपका है पहला बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा? एमएस डॉस है,
ठीक है, एमएस डोस की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो है दोस्तों 1981 में की गई और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, ये 1981 में बनाया गया। ये दोस्तों सिंगल यूज़र है, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने जो यूनिक्स और लाइनक्स देखा था, वो तो मल्टी यूज़र थे, उसको कई लोग एक साथ यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये जो है ना, एमएस डोस जो है वो सिंगल यूज़र है। यहाँ पर इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। एमएस डोस जो है आपका सिंगल यूज़र है, इस बात को याद रखेंगे। सिंगल यूज़र आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये याद रखेंगे। ये जो एमएस डोस जो है ना, किस प्रकार का वर्क करता है? ये दोस्तों जो है कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें होता क्या है कि यूज़र को जो है क्या करना होता है, यूज़र को कमांड और सिंटैक्स याद करने की ज़रूरत होती है। इसको अगर आप यूज़ करना है, तो इसमें यूज़र को जो है कमांड याद करनी पड़ेगी कि क्या इसकी कमांड होती हैं एंड इसके क्या सिंटैक्स हैं। सिंटैक्स इनको क्या करना होता है, याद करना होता है। और इसमें जो है दोस्तों, ये कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी पूछा जाता है। ये दोस्तों 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएस डोस इज अ राइट आंसर। एमएस डोस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि पास्कल क्या है? ये जो पास्कल है वो है क्या? दोस्तों पास्कल जो है आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पास्कल क्या है? पास्कल जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रोग्राम है। इसकी खोज जो है दोस्तों 1971 में की गई और किसने की? निकोलस विर्थ ने की। इंपॉर्टेंट है, पास्कल की खोज जो है निकोलस विर्थ द्वारा की गई। ठीक, कब की गई? 1971 में। यहाँ पर 71 होगा, 17 नहीं। तो 1971 में निकोलस वर्थ ने जो है पास्कल की खोज की। और ये जो पास्कल नाम जो है, इसका नामकरण किन के नाम पर किया गया? नामकरण जो है दोस्तों, मतलब खोज तो निकोलस वर्थ ने की, बट इसका नाम जो है, पास्कल नाम जो है इस हाई लेवल लैंग्वेज का ब्लेज पास्कल के नाम पर रखी गई। तो ब्लेज पास्कल के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा और कौन-कौन से हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हो सकते हैं? आपका कोबोल क्या है? कोबोल भी एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस और आपका जावा, ये क्या है? ये सब हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि हाई लेवल क्योंकि कंप्यूटर जो है, हमने बताया था कि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर तो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? इसको अगर आपको मशीन लैंग्वेज में बदलना हो, कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपाइलर, ठीक, और दूसरा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये दोनों जो हैं अलग-अलग रूप से जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर ये होता है, कंपाइलर जो होता है पूरे सिंटैक्स को या पूरे जो डेटा होता है उसको एक साथ कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन करता है। ये इनमें अंतर होता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है, मतलब कंप्यूटर की भाषा है। तो ये क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? कुकी। कुकीज़ है क्या? ये कुकी है क्या? कुकी का दूसरों इसका अदर नेम पूछें, कुकी को और भी किस नाम से जाना जाता है? कुकी के अदर नेम की हम बात करते हैं। नेम, कुकी के अदर नेम जो हैं दोस्तों, इसको जो है हम एचटीटीपी कुकी भी कहा जाता है। एचटीटीपी कुकी, ठीक है? इसको ये भी कहा जाता है। इसको वेब कुकी भी कहा जाता है, वेब कुकी, या इसको ब्राउज़र कुकी भी कहा जाता है, ब्राउज़र कुकी। और इसको जो है इंटरनेट कुकी भी कहा जाता है, इंटरनेट कुकी भी कहा जाता है। क्लियर? दोस्तों ये होता क्या है, क्योंकि ये उपयोगकर्ताओं की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। ठीक है? कोई भी उपयोगकर्ता जैसे यूज़र्स है या हम लोग जो दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं, तो हम कौन-कौन सी वेबसाइट चला रहे हैं, है ना? ये कुकी इस चीज़ की जानकारी संग्रहित करता है।
तो उपयोगकर्ता द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है? नहीं, सॉफ्टवेयर को नहीं करता है। उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए कमांड को संग्रहित करता है? नहीं। उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। उसकी यहाँ वेब गतिविधि को की जानकारी कलेक्ट करता है कौन? आपका कुकी। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। याद क्या समझ में आया कि कुकी जो है आपका, इसका नाम ही एचटीटीपी, वेब ब्राउज़र या इंटरनेट अर्थात वेब गतिविधि की जानकारियों को संग्रहित करता है। तो इसका जो है सी इज़ अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि ईमेल में आने वाले संदेश कहाँ पर संचित होते हैं, स्टोर होते हैं? ठीक है, ये तो आप इजी से कर सकते हैं। जब आप ईमेल अगर देखेंगे तो आपके इनबॉक्स में ही तो सारी चीज़ें आती हैं। तो इनबॉक्स में चीज़ें स्टोर होती हैं। किसमें होती है? इनबॉक्स। ठीक है? याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनबॉक्स में जो है चीज़ें स्टोर होती हैं। जो भी मैसेज आता है वो इनबॉक्स में आता है। थोड़ा हम ईमेल के बारे में जान लेते हैं। ये यहाँ से रिलेटेड और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो पता होना चाहिए कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप संदेश भेजना। अभी आजकल क्या है कि पहले हम डाक डाक के थ्रू भेजते थे, अब आप इलेक्ट्रॉनिक भी थ्रू भी भेज सकते हैं, है ना? अच्छा, फर्स्ट ईमेल किसने बनाया? फर्स्ट ईमेल की अगर हम बात करें तो रे टॉमलिंसन द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। रे टॉमलिंसन। इसलिए जो है ना, रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के जनक भी माने जाते हैं, फाउंडर भी माने जाते हैं। और कब क्या था? ये जो दोस्तों 1971 में जो है ईमेल का प्रयोग किया था। एट द रेट जो है ना, ये जो एट द रेट का सिंबल जो है सर्वप्रथम यूज किसने किया? एट द रेट का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रे टॉमलिंसन ने किया। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है? एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 पॉइंट हैं। जैसे कि हमने कोई ईमेल भेजा, ठीक? हमने ईमेल भेजा। ईमेल का ईमेल द्वारा जो हम मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज सेंड करने के लिए सेंड करना है। तो आप पता ना कि इंटरनेट को आपको यूज़ करना है, तो इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब वो क्या होता है? नियमों का समूह। तो हर एक चीज़ का यूज़ करना है तो कुछ ना कुछ तो उनके दायरे होंगे, नियम होंगे, उनके लिए कुछ कानून होंगे। तो आप जब इंटरनेट में मेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं मेल में, तो आप किस कहने का मतलब है किस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है? मैसेज भेजने के लिए जो है दोस्तों एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। किस प्रोटोकॉल का होता है? एसएमपीटी, सॉरी एसएमटीपी। एसएम का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है। अच्छा, जो मेल भेजा है उसको प्राप्त भी तो करना है, ठीक? प्राप्त करने के लिए भी तो यहाँ से तो हमने भेज दिया, तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो गया। लेकिन जो रिसीवर होता है, रिसीव करने के लिए मैसेज, उसके लिए भी तो कुछ नियम होंगे। तो उसके लिए कौन-सा प्रोटोकॉल का यूज़ होता है दोस्तों? पीओपी 3 प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीओपी का मतलब है आपका दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्ज़न 3, ठीक है? 3 का मतलब वर्ज़न 3 है। ये समझ में आया? दोनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों आप ईमेल में जानते हैं कि ईमेल जो है इस प्रकार की होती हैं, इस तरह से एट द रेट से हम लोग अलग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डोमेन नेम होता है। ईमेल में डोमेन नेम, सॉरी यहाँ पर यूज़र नेम, और यहाँ पर क्या होता है? डोमेन नेम होता है, जो इंटरनेट सर्विस के प्रोवाइड कराता है उसका नेम होता है। ठीक है? तो यूज़र नेम और डोमेन नेम को कौन सेपरेट करता है? एट द रेट। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अच्छा, पूछा जाता है कि यूज़र नेम में, यहाँ पर हम जो यूज़र नेम लिखते हैं, जब आप जीमेल बनाते हैं तो आप यूज़र नेम लिखते हैं, तो कितने कैरेक्टर तक लिख सकते हैं यूज़र नेम में? तो दोस्तों यूज़र नेम में मैक्सिमम अधिकतम जो है 64 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? 64। जबकि आप अगर आपसे पूछा जाए डोमेन में कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, तो दोस्तों डोमेन में जो है मैक्सिमम 255। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूज़र नेम में 64 कैरेक्टर, जबकि डोमेन में अधिकतम 255 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। और इनको सेपरेट कौन करता है? एट द रेट करते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है। अगर हम ईमेल की बात करें तो दोस्तों ईमेल जो है 2 प्रकार की होती हैं। ईमेल जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है दोस्तों वेब आधारित ईमेल, ठीक? वेब आधारित ईमेल, और एक होती है आपका पॉप आधारित ईमेल।
ठीक, पोप आधारित ईमेल, ठीक है, वेब आधारित और पोप आधारित। इसमें अंतर ये क्या होता है, ये जो ईमेल है वेब आधारित, एक तो ये निःशुल्क होती है, इसको इस ईमेल का वेब आधारित ईमेल के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट के बगैर काम आप वेब आधारित मेल में नहीं कर सकते हैं। जबकि पॉप आधारित में आप बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं। ये मेनली डिफरेंस होता है, समझ में आया? ठीक है, तो बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि यह एक प्रकार का मालवेयर है। जो भी इसमें आंसर होगा उसकी बात कर रहा है कि यह जो है एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर जस्ट लाइक अ वायरस, एक तरीके से वायरस होता है, ठीक है, वायरस सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम सामान्यतः एक वैध उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफ़ोन पर डाउनलोड कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि जो भी ये जो है इसमें मानते हैं ये बहुत एक अच्छा है और उपयोगी, हम लोग कर लेते हैं कि ये वैलिड है और हमारे लिए उपयोगी होगा। किंतु ये आमतौर पर ये स्मार्टफ़ोन को नियंत्रित कर लेता है। उसको जो है ना, स्मार्टफ़ोन को एक तरीके से हैक कर लेता है, उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और हमारी डेटा सुरक्षा का नुकसान पहुँचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें क कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है, ठीक है? ये जब वायरस हमें लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन वो नुकसानदायक होता है, हमारे डेटा को चोरी करता है। तो वो क्या है? वो आपका दोस्तों है ट्रोजन, ठीक है? ट्रोजन है आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ट्रोजन इज़ अ राइट आंसर। क्लियर? ट्रोजन की अगर हम बात करें, तो ट्रोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ट्रोजन की हम बात करें, तो ट्रोजन एक क्या है? ट्रोजन जो है एक आपका मालवेयर है। ठीक, जैसे एक मालवेयर का एक प्रकार है। मालवेयर जो है आपके ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, गेम, यूटिलिटी यूटिलिटी गेम और यूटिलिटी आदि की तरह प्रस्तुत होकर ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चला जाता है और वहां पर होकर यूजर को हानि पहुंचाता है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों मालवेयर में आपका क्या आ जाता है, एक तो आपका वो हो जाता है मालवेयर की अगर हम बात करें, ठीक है यार, ये क्या हो गया, ठीक है, मालवेयर में आपका क्या आ जाता है, एक आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? ये भी एक प्रकार का मालवेयर है, ये भी हमें नुकसान देता है। एक इसका वर्म, WORM, वर्म भी जो है हमें नुकसान करता है, काफ़ी हानिकारक होता है। और आपका ट्रोजन, है ना, यहाँ पे जो ट्रोजन, ये सब क्या है? ये सब मालवेयर हैं, ये सभी नुकसानदायक हैं, एज अ वायरस की तरह काम करते हैं। और आपका एडवेयर, एडवेयर का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर एड का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म है एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये है ना, हमारे अनचाहे जो हम जब देखते हैं कि ऐड आने लगते हैं जिसे हम चाहते भी नहीं हैं, तो ऐड के माध्यम से भी जो है ये ऐड वाला वो होता है, एकदम मालवेयर कह सकते हैं इसको, ठीक है। अनचाहे जो हमें ऐड देते हैं, बार-बार ऐड मोबाइल में आने लगते हैं, तो ये आपके ऐडवेयर होते हैं। ट्रोजन जान चुके हैं, स्पाई का मतलब होता है जासूस। ये हमारे मोबाइल या लैपटॉप में एज़ अ जासूस की तरह स्टोर कर दिए जाते हैं और हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या चीज़ चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को एज़ अ जासूस की तरह ये कैप्चर कर लेता है। कौन? स्पाईवेयर। स्पैम जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जब जीमेल खोलते हैं, तो जीमेल में हमारा स्पैम भी होता है। स्पैम का मतलब होता है वो मैसेज जो हम नहीं चाहते, अनचाहे मैसेज जो हमें नुकसानदायक होते हैं, तो वो आपके स्पैम होते हैं, ठीक है? तो समझ में आया क्या होते हैं स्पाईवेयर और ये सभी? क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज़ अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का क्या नाम है? ठीक है, कनेक्ट करना है कंप्यूटर को, तो दोस्तों ये तो आप जानते हैं मॉडेम होता है, मॉडेम जो है कनेक्ट करता है। क्लियर? क्या होता है? मॉडेम। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, इनमें से कह रहा है कि डेट डेस एक वीडियो में क्यों बोला, एक डिजिटल नेटवर्क के संचार की तरफ बुनियादी इकाई होती है। कह रहा है कि इनमें से क्या है जो आपका एक डिजिटल नेटवर्क की तरह की संचार की एक बुनियादी इकाई होती है। तो आपका दोस्तों डेटा पैकेट जो होता है वो एक
डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है। जो हमारा दोस्तों डेटा का मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन को छोटे-छोटे खंडों में ही तो आपको भेजा जाता है ना, छोटे-छोटे पार्ट करके भेजा जाता है। सपोज़ दैट दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क हैं। मोबाइल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से मोबाइल हैं और ये मोबाइल अपना है, ठीक? ये माना कि कोई आपका सेंडर, ये मैसेज भेजना चाहता है। तो मैसेज क्या होता है कि छोटे-छोटे खंडों में डिवाइड होकर जो है, सबसे पहले जो मैसेज माना कि मैसेज हमें भेजना है, इस व्यक्ति को हमें मैसेज भेजना है, ठीक? इस व्यक्ति को हमें भेजना है मैसेज। तो मैसेज डायरेक्ट इसके पास नहीं जाएगा। हमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमारे सबसे पास में कौन-सा नेटवर्क है, इसके पास जाएगा और यहाँ पर होता है आपका राउटर। ठीक, क्या इस्तेमाल होता है? हर नेटवर्क में राउटर होता है। यहाँ पर जाएगा और ये गया, भैया ये राउटर कहेगा क्या चाहिए? वो कहेगा मुझे जो है बी के पास जाना है, वो कहेगा हट यहाँ बी नहीं रहता है। फिर ये इसके पास जाएगा, वो कहेगा नहीं, फिर इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, एट फाइनली जो है यहाँ पर जाएगा। तो ये राउटर जो है ना, इनको नेटवर्क में राउटर होते हैं जो कनेक्शन मैसेज को पास आउट करते हैं और तब जाके जो है यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि नेटवर्क अपने सबसे नज़दीक नेटवर्क के पास जाता है। ठीक है? तो ये बात एक मतलब याद रखना कि क्या होता है, राउटर इसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि एमआईसीआर निम्नलिखित में से लिखा जाता है, या एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? एमआईसीआर एक तो आपका इनपुट डिवाइस है, ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, इस बात को याद रखेंगे। और इसकी फुल फॉर्म तो हमने पहले ही बता दी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज़ द राइट आंसर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो दोस्तों ये हमारे 15 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।